कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसके अंदर महत्वपूर्ण परिभाषाएं और साथ में ही उस पर आधारित उदाहरण समझाए जाएंगे। जैसे पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं से पहले जैसे एक परिमेय संख्या होती और दूसरी होती अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है का मतलब जैसे हम भिन्न को लिखते हैं अंश बटा हर के रूप में, उसी तरीके से ये भिन्न से थोड़ा सा नए रूप में ऐसे कह सकते हो कि जैसे यहाँ p बटे q के अंदर जिसको भी लिखोगे p और q दोनों पूर्णांक संख्या होगी और भिन्न के अंदर केवल धनात्मक होता है, तो इस कारण से इसको परिमेय संख्या का रूप देते हैं। और एक और शर्त होती है कि जहाँ हर होता है, जैसे 2/5 लिखते हैं या -3/2 लिखते हैं, इसमें हर -4/0, जैसे हर का मान 0 नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। अर्थात ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो और q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें मतलब परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं, उसी तरीके से अपरिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, मतलब अंश बटा हर या जिसमें पूर्णांक संख्याओं को नहीं दर्शा पाते, तो फिर इसको अपरिमेय संख्या p बटा q के रूप में निरूपित नहीं की जाती है, तो इसको किस में लिखा जाता है? रूट m के रूप में। अब रूट m के रूप में मतलब m क्या है? m है जहाँ एक अपूर्ण वर्ग संख्या यानी वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे रूट 1 का रूट सरल करने पर 1 आ जाता है, उसी तरीके से रूट 4 है उसका मान 2 आ जाता है। रूट 3 है तो रूट 3 हल नहीं होता है या इसका मान है वो दशमलव में आता है। उसी तरीके से रूट 2 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए, तो पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी उसको अपरिमेय संख्या नहीं कहते। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये जो संख्या है इनको क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिल करके बनाती है वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों संयुक्त रूप से आती हैं। परिमेय संख्या के और अपरिमेय संख्या को संयुक्त रूप से, जैसे -3/2, रूट 3, रूट 5, -7/-9 इस तरीके से दर्शाई जाती, दोनों को संयुक्त रूप से, तो उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है जो होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कई बार बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, सीधी परिभाषा ही पूछ लेता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल रूप में एक अद्वितीय क्रम में रखा जा सकता है या अद्वितीय क्रम में लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी कोई भी आप भाज्य संख्या ले लो, यहाँ जैसे उदाहरण के तौर पर एक लिया जाता है कि 210। अब 210 के अभाज्य गुणनखंड जब 210 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो जैसे पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग देते हो 105, फिर आप इसमें 3 का भाग देते हो 35, फिर 5 का भाग देते हैं 7 और फिर 7 का एक बार, तो यहाँ क्या है? 2 × 3 × 5 × 7, तो 2 × 3 × 5 × 7। अब ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर निकल जाता है। मतलब अब अगर इसी 210 को हम ऐसे लिख दे 2 × 5 × 3 × 7, तो भी इसका क्रम कैसा है भाज्य संख्याओं का उस पर ध्यान न देते हुए
210 को केवल एक अद्वितीय क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। जो इसका अर्थ है वैसा ही ऊपर वाले को माना जाए, तब इसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के कभी कभी अनुप्रयोग पूछ लेते हैं, मतलब इसका उपयोग कहाँ लेते हैं हम। तो अनुप्रयोग इसका दो जगह होता है। एक तो आप जैसे पढ़ते हैं √2, √3 आदि संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना, मतलब ये संख्याएं अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ऐसा करके एक सवाल पूछा जाता है। और दूसरा पॉइंट, किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालना। भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना या उसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में लिखना। ये दो तरीके से इनका अनुप्रयोग होता है। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल रूप में एक अद्वितीय क्रम में लिखा जा सकता है, इस बात का ध्यान न देते हुए कि अभाज्य संख्याओं का क्रम किस प्रकार का है, उसे कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब इसके बाद जैसे पॉइंट आता है जो पूछा जाता है अभाज्य संख्याओं या अभाज्य गुणनखंड के बाद, एक तो लसअ और एक मसअ। अब लसअ और मसअ पहले तो पुराने सिलेबस के अंदर तो जैसे एचसीएफ निकालने के लिए एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी, और दूसरा आप लंबी विभाजन प्रक्रिया से भी निकालते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय या अभाज्य गुणनखंड निकाल कर इस तरीके से लसअ निकाला जाता है, मसअ निकाला जाता है। एलसीएम और एचसीएफ। अब बात आती है एलसीएम या एचसीएफ क्या है। तो संक्षेप में कहूं तो लसअ किसे कहोगे, दी गई संख्या, जो भी आपको दो संख्या दी जाती, दी गई संख्याओं का सबसे छोटा सारो गुणज होता है, सारो गुणज, उसे हम क्या कहते हैं, लसअ। और मसअ, दी गई संख्याओं, जो भी आपको दो संख्या निकालनी है, ये तीन संख्याओं जिनका मसअ लेना है, दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सारो गुणनखंड। अब यहाँ दो बातें आती है, एक तो गुणज और गुणनखंड। वैसे तो सभी को ज्ञात है, लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट में बताना चाहूं तो गुणज किसी भी संख्या का पहाड़ा होता है। जैसे 5 के गुणज 5, 10, 15, 20 इस तरीके से। और गुणनखंड जैसे आपको 12 के गुणनखंड निकालना है, तो 12 के गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12। अब ऐसे दो संख्याओं को एक साथ दिया जाए तो फिर जैसे 18 के, यहाँ उदाहरण के साथ बता दूं, एक छोटा उदाहरण की 12 और 18 के लसअ ज्ञात करना और मसअ ज्ञात करना। तो 12 और 18 के, उसके लिए पहले 12 और 18 दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। 12 में जैसे यही तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि बताई थी पहले, जैसे 210 का निकाल करके, उसी तरीके से यहाँ 12 के निकालोगे और फिर 18 के निकालोगे। तो 12 के 2 इंटू 3 और 18 के ऐसे 2 इंटू 3। तो जब आपको इस संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में लिखोगे तो 2 की घात 2 इंटू 3 आएगा, और उसी तरीके से इसका 2 इंटू 3 की घात 2। तो जैसे लसअ कहते हैं किसको, सबसे छोटा सारो गुणज। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं लिखा जाता है तो यहाँ तो सारो गुणज हमने निकाला नहीं। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर इनका कैसे निकालोगे। तो एक दूसरी बात और है, अगर आपको लसअ लेना है इस अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, तो जो अभाज्य गुणनखंड आए उन सभी अभाज्य गुण यानी प्रत्येक अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घात लोगे। कैसी घात लोगे, अधिकतम घात। अब नाम तो लसअ लघुत्तम है, लेकिन यहाँ इसका विपरीत याद रखना, जब आप अभाज्य गुणनखंड निकाल कर करो तो उसकी अधिकतम घात लेनी प्रत्येक की। जैसे यहाँ, तो जैसे यहाँ लसअ इनका निकाला जाता है, तो एक तो दो दोनों के अंदर आया, सभी को लेना लसअ के लिए, लेकिन इनकी अधिकतम घात लेनी। जैसे 2 की घात 2 ऊपर वाला में अधिकतम है और
3 की घात भी 2 है, तो अधिकतम घात लेकर के इनका गुणनफल करोगे वो इनका लसअप होगा 4 × 930। और मसअप निकालोगे तो उस स्थिति के अंदर जो सारो है अभिनिष्ट है दोनों के अंदर, वैसे तो यहाँ 2 और 3 दोनों अभिनिष्ट है, लेकिन अगर जैसे यहाँ इंटू 5 आ जाता है उदाहरण के तौर पर, जो इसमें नहीं है, लेकिन ऐसा आता है तो 5 नहीं लोगे उसमें। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या करोगे, 2 की घात 2 दोनों में है नहीं, अब मसअप के अंदर न्यूनतम घात लेनी, तो 2 की घात 1 और 3 की घात भी 1, 2 × 3 यानी 6 इनका मसअप आएगा। अब जैसे एक उदाहरण अपने 10वीं क्लास का ही लेता हूं, जिसके अंदर दी गई संख्याओं का मसअप निकालना और उनका लसअप निकालना। तो जैसे 10वीं के अंदर उदाहरण है, एक प्रश्न या उदाहरण मान लो जैसे सिन्नू और 404, जो आपके एग्जाम के लिए ऐसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका लसअप ज्ञात करिए और इनका मसअप ज्ञात करिए। तो पहले तो आप सिन्नू के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे और 404 के भी भाज्य गुणनखंड निकालोगे। अब अभाज्य गुणनखंड निकालते समय आपको भाग देना अभाज्य संख्याओं का। यहाँ वैसे एक शॉर्ट में और बता दूं, जब भी आप किसी अभाज्य संख्याओं को भाग दोगे तो आपको सामान्य तौर पर उनके भाजकता के नियम पता हो तो आप भाग आसानी से दे सकते हो। अब जैसे सिन्नों के अंदर जब 2 का भाग देना है तो उस समय सम संख्या है ये देखना है। तो जब तक सम संख्या इकाई के स्थान 0, 2, 4 से 8 सभी को ज्ञात होता है, तो उसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तब तक आपको इसमें 2 का भाग देना है। तो जैसे यहाँ इनके अभाज्य गुणनखंड आए 2 आया है 5 बार, यानी 2 की घात 5 × 3, और 404 का भी इसी तरीके से आप निकालोगे 2, फिर 2 का भाग। अब 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, ये भी आपको ज्ञात रखना है। तो यहाँ 101 के अंदर अब किसी का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आया 2 की घात 2 × 101। अब जब आपको मसअप निकालना है एचसीएफ, तो उस समय क्या करना है, एचसीएफ में अभी पहले बताया था आपको सबसे मतलब बड़ा सारो गुणनखंड लेना, लेकिन यहाँ गुणनखंड नहीं है तो घात के आधार पर चुनना है। तो मसअप निकालते समय जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं की न्यूनतम घात लेनी है कुल मिलाकर के। नाम का विपरीत, नाम महत्तम समाप्त है, नाम तो घात न्यूनतम, अभाज्य संख्याओं की न्यूनतम घात लोगे। अब न्यूनतम घात जैसे 2 दोनों के अंदर है तो 2 की घात यहाँ 5 है, यहाँ 2 है तो आप 2 लोगे। अब 3 दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है नहीं, 105 भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 यानी 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 एचसीएफ। और लसअप निकालना है तो उस स्थिति में यानी एलसीएम। तो लसअप के अंदर उभयनिष्ठ नहीं देखना है, लसअप जिस समय आपको निकालना है उस समय प्रत्येक अभाज्य संख्या लेनी, प्रत्येक अभाज्य संख्या, और उसकी भी नाम के विपरीत, नाम लघुत्तम है लेकिन घात के आधार पर लो, उस समय महत्तम है यानी अधिकतम घात लेनी। अगर 2 दोनों के अंदर है तो 2 की घात 2 और 5 में से 2 की घात 5 चुननी, और 3 एक में है तो भी लेना, प्रत्येक अभाज्य संख्या को लोगे और 101 को। तो इस तरीके से 2 की घात 5 का मान 32 और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 303। तो 303 × 32 गुणा करोगे 9796, ये इनका क्या आ जाएगा एलसीएम। अब फिर एक बात और आती है यहाँ से आगे इसी अध्याय के अंदर कि जब आप 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल देते हैं तो उन दोनों में संबंध, तो यहाँ एक इनमें इंपॉर्टेंट संबंध होता है। वो संबंध है कि जो भी आपको 2 संख्या दी है, जैसे मान लो एक ए है और दूसरी बी है, तो a × b का मान आता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है, या ऐसे लिख दो अगर आपको इनमें से किसी एक का मान ज्ञात करना है तो a × b भी आता है। हमारे पास यहाँ 2 संख्या कौन सी है, एक तो सिन्नू है, एक 404 है। अब इनका ज्ञात करना है, एचसीएफ भी निकाला हुआ है, एलसीएम भी निकाला हुआ है। संबंध की सत्यता की जांच करनी है, उस समय एचसीएफ जैसे कितना है
4 और एलसीएम है 9696। और दो संख्या कौन सी है, एक तो 96 और दूसरी 404 है। तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो इसके गुणनफल के बराबर होगा इस एचसीएफ और एलसीएम के अंदर। तो जब आप इनका गुणा करोगे, जैसे 404 और 96 का गुणा करोगे तो 38,784, 38,784। अब इन दोनों का गुणा भी कितना आएगा, 38,784। गुणा करके चेक भी कर सकते हो। तो ये इनके बीच में संबंध है। अब इस संबंध जो है इन दोनों एचसीएफ और एलसीएम में, इस संबंध पर आधारित सवाल भी जैसे पूछा जाता है। तो वही एक सवाल है प्रश्नावली के अंदर कि आपको अगर दो संख्या जैसे 306 और 757 का एचसीएफ दिया जाए, और ये सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। एचसीएफ जैसे दिया हुआ 9, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम पूछा है, तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि हम जैसे जानते हैं इसी फॉर्मूले के आधार पर कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है गुणनफल के। तो यहाँ ए इंटू बी। अब यहाँ दिया हुआ एचसीएफ है, एचसीएफ की जगह 9 रखोगे और एलसीएम की जगह ज्ञात करना हमें, और ए इंटू बी की जगह 306 और 757। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ इनमें से अगर चार कौन कौन से एचसीएफ, एलसीएम और दो संख्या ए और बी, और ध्यान रखना ये जो संबंध है वो केवल दो संख्याओं पर ही लागू है। अगर आपको तीन संख्याओं का मत्सप और लसप ज्ञात करके दिया हुआ है तो वहां आप ये नहीं लगा सकते कि ए बी और सी तीनों का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा, नहीं। यह संबंध केवल किसके लिए, दो संख्याओं के लिए सत्य है, दो संख्याओं का। अब इन दो संख्याओं के अंदर जैसे वहां से आगे की एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम के साथ 9 गुणा में दूसरी तरफ भेज करके भाग में लिख दो, 306 पक्षांतर कर दो, 757 बटे 9। तो 9 का भाग 306 में पूरे पूरे जा रहा है, 9 27, 3 बार, फिर 3 से 37, 37 के अंदर 4 बार, यानी 34 इंटू 757। अब 34 और 757 का गुणा करोगे तो 22,338 के समथिंग आएगा। जैसे एक बार करेक्ट भी कर देता हूं, तो 8 3 22,338। तो 22,338 क्या है, ये दी गई जो संख्या है 306 और 757 का एलसीएम है। तो इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम में से किसी एक का मान ज्ञात करना है तो उस स्थिति के अंदर हम दूसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।